यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू सी फॉर यू बाय कमल। आज हम 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स और ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले मैं आपका डिस्कस कर चुका हूँ सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका प्लेलिस्ट की लिंक आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो ये है केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। तो अब आपको नाम सुनाई दे रहा होगा केमिकल और काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है क्या, स्पीड या मोशन। ठीक है, केमिकल्स हैं तो किसकी बात चल रही होगी, रिएक्शंस की बात चल रही होगी। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किससे डील करती होगी, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन से डील करेगी, वो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अब रिएक्शन जब हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन की बात आते हैं तो कुछ एस्पेक्ट हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे फिजिबिलिटी किसी रिएक्शन की। जैसे फिजिबिलिटी को हम कहाँ समझते हैं, या स्पॉन्टिनिटी, किसी रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी कैसे होती है। तो किसी रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी हमने किसमें समझी थी, थर्मोडायनेमिक्स में, जो 11th क्लास में एक चैप्टर है जिसमें हमने कहा था कि डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए, निगेटिव हो। और अगर चेंज इन एंट्रोपी कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो वो रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है। वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखने जाएं तो जो डायमंड है, डायमंड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो डायमंड से कोई भी स्ट्रक्चर डायमंड और से ग्रेफाइट में जाने के लिए डेल्टा जी भी निगेटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। तो ये रिएक्शन को क्या होना चाहिए था, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होता ही नहीं है, मतलब आप कह सकते हो होने को तो डेल्टा जी इसका निगेटिव है, डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती, ये रिएक्शन परसेप्टिबल नहीं है। यहां तक कि हम क्या कहते हैं कि डायमंड हर समय के लिए डायमंड ही रहता है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि जो डायमंड से ग्रेफाइट की पहुंचने की प्रोसेस है, उसकी जो काइनेटिक्स है, उसकी जो स्पीड है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो थर्मोडायनेमिकली तो ठीक ही है, लेकिन हमें दूसरी चीज है, कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली हो सकती है लेकिन काइनेटिकली भी क्या होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए। तो इस एस्पेक्ट को हम कहां पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स है क्या, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, जो डील करती है विद स्टडी ऑफ स्पीड्स, मतलब रिएक्शन की स्पीड, मतलब डायमंड से ग्रेफाइट जाने तक के लिए जो हमें प्रोसेस है वो इतनी लंबी है कि वो इतनी लंबी है कि परसेप्टिबल ही नहीं है, वो डायमंड ही रहता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें तो रिएक्शन फिजिबल है, लेकिन स्पॉन्टेनियस है, हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड्स और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। इस केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे कि रिएक्शन की स्पीड पढ़ेंगे, रिएक्शन के फैक्टर्स पढ़ेंगे, जो स्पीड है, या जो यहाँ स्पीड की जगह हम वर्ड यूज करेंगे रेट, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, मतलब रिएक्शन की क्या स्पीड है या फिर क्या रेट है, तो उसको हमें यहाँ समझना पड़ेगा। और उस क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं उस रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसको हम किसमें पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में पहले तो अब हमने बोला स्पीड, तो स्पीड 3 तरीके की होती है, स्पीड 3 तरीके की होती है। एक आप नॉर्मली मान लो, अगर अपने नॉर्मल लाइफ में तो स्पीड 3 तरीके, एक बहुत हल्के, एक होता है बहुत तेज, हुसैन बोल्ट मान लो, एक मॉडरेट, एक हम जैसे लोग सिंपल जो कॉमन लोग होते हैं, एक मान लो बहुत ही तेज, एक होता है बहुत ही स्लो, और एक होता है मॉडरेट। तो रिएक्शन भी इन्हीं तरीके की होती हैं, उनकी भी रेट, अगर हम स्पीड के अकॉर्डिंग बात करें तो रिएक्शन भी 3 तरीके की होती हैं। इस बहुत ही वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कह सकते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, या फिर मॉडरेट रिएक्शन। तो काइनेटिक्स हमें किस रिएक्शन की देखनी होगी वो हम देखेंगे अभी। देखो, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन मतलब तुरंत एट दिस, जैसे ही एक फेमटोसेकंड, मतलब आप बहुत ही कम सेकंड में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, माइक्रो सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी, 10⁻⁻⁶ होता है। तो जैसे ये AgNO3 है, AgNO3 NaCl से रिएक्शन करता है तो AgCl प्लस NaNO3 बनाता है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये आयनिक रिएक्शन है। जो भी आयनिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो स्पॉन्टेनियस, वो क्या होती है, तुरंत होती है। मतलब अगर देखो इसमें बॉन्ड ब्रेक, इसमें क्या होगा, Ag प्लस में है, NO3 माइनस में है,
Na प्लस में है, Cl माइनस में, कोई बॉन्ड है नहीं, तो तुरंत तुरंत डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिएक्शन तुरंत प्रोसीड हो जाएगी और AgCl का प्रेसिपिटेट आपको रिएक्शन में मिल जाएगा, तुरंत ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर ब्रेकेज और बॉन्ड का बनना इतना ज्यादा इजी, इतना ज्यादा टफ नहीं है, बॉन्ड वैसे भी नहीं है क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, आयनिक है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आयनिक एक्सचेंज के द्वारा जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो जाता है और रिएक्शन बहुत ही इतने मतलब माइक्रो सेकंड्स में, जो मैंने अभी आपको बोला, इतने कम सेकंड में होती है। तो इस रिएक्शन की स्पीड निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि रिएक्शन तुरंत हो जा रही है, तो इसकी काइनेटिक्स पढ़ना भी इतना आसान नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है जैसे वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का। ये जो हमने अभी बताया डायमंड टू ग्रेफाइट, ये तो मुश्किल ही होता ही नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर हम थर्मोडायनेमिकली देखें तो, लेकिन ये रिएक्शन होती ही नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन होता है लेकिन कितने टाइम लग जाता है, 1-1.5 साल लग जाता है, 1-2 साल, कितने साल बाद तो आपका आयरन क्या होता है, रस्ट होता है। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन, इसकी काइनेटिक्स के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ना थोड़ा टफ है, ठीक है। तो हम पढ़ते किसकी काइनेटिक्स है, हम पढ़ते हैं किसकी काइनेटिक्स, मॉडरेट रिएक्शन की। मतलब रेट किसका डिस्कस करते हैं अच्छे से, रेट हम किसके बारे में बात करते हैं, ऐसी रिएक्शन जिनका हम क्या कर, जो क्या हो, या फिर 1-2 घंटे में रिएक्शन हो रही हो या 1 दिन लगा रहा हो, इनकी हम रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो काइनेटिक्स में ये देखो, इसमें क्या हुआ, N और N टूटेंगे, बॉन्ड टूटते हैं, और H और H बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, क्या, NH। तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। तो इस रिएक्शन की हम क्या करते हैं, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा जो आया था रेट ऑफ रिएक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। देखो रिएक्शन 3 तरीके की होती है, इंस्टेंटेनियस, वेरी स्लो और मॉडरेट, और इन्हीं टाइप की रिएक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, काइनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। काइनेटिक्स में हम इन्हीं तरीके के रिएक्शन में क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस हमारे में स्टेट्स में क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट भी किसमें, एक्वस में हो, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब कितना कंसंट्रेशन किसका कम हो रहा है, रिएक्टेंट का कम हो रहा है, कितना कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, पर यूनिट टाइम में, मतलब एक टाइम में कितना बढ़ रहा है, ठीक है। इसको डिस्कस करने के कैसे कह सकते हैं हम, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अगर मेरे पास टाइम T1 है तो रिएक्टेंट R1 है, प्रोडक्ट क्या है, P1 है। टाइम T2 है तो रिएक्टेंट क्या है, R2 है, प्रोडक्ट क्या बना होगा, P2 बना होगा। यहाँ पर आप इतना समझ लो कि R2 जो होता होगा लेस देन R1 होगा। सिंपल सा समझ सकते हो कि अगर मेरे पास 10 मोल ऑफ रिएक्टेंट होंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कम ही हो जाएंगे ना, 5 मोल बच जाएंगे या जो भी मोल बच जाएंगे, तो R2 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, R1 से, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट टाइम टू टाइम क्या हो रहा होगा, इंक्रीमेंट कर रहा होगा, तो P2 ग्रेटर देन किससे होगा, P1 से होगा, ठीक है। तो इसको क्यों कहना है अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T स्मॉल से लिख लेंगे, ठीक है, T2 माइनस T1, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट, तो या तो रिएक्टेंट का चेंज या तो प्रोडक्ट का चेंज। मतलब अगर हम टाइम T1 है और टाइम T1 से T2 गए तो कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा R2 माइनस R1 लिखेंगे, या जो चेंज है उसको हम किससे लिख सकते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन R, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या अपॉन टाइम में जो चेंज आया उसको डेल्टा T लिख सकते हैं। वैसे प्रोडक्ट के लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T।
जो ये वाला कंडीशन है, जो ये रेट है, जो रेट होता है, कभी आपने सुना होगा कि कोई जो रेट होगा वो रेट किस में नहीं आता है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव नहीं आता। तो इसको पॉजिटिव करने, एक यहाँ पर हम निगेटिव साइन लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, देख लो क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि देखो मैंने बोला था कि अगर ये 5 है और ये 10 है, सिंपल सी बात है, 10 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में, बाद में कितनी हो गई, 5 हो गई। तो क्या लिखोगे, R2 माइनस साइन और 5 माइनस 10 मतलब 5 आएगा, -5 आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। और उस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा, निगेटिव टर्म लगा रखा है, ठीक है। या फिर आप सिंपली कह दो निगेटिव टर्म इंप्लाइज करता है कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो निगेटिव साइन हमने यहाँ लगाया क्योंकि R2 माइनस R1 कैसी वैल्यू आएगी, निगेटिव आएगी। और उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पर लगा रखा है क्योंकि रेट जो होता है वो किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, रेट ऑफ। तो अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो उसके लिए रेट ऑफ ROR लिखूंगा, अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, इस तरीके से डेल्टा क्या लिख देंगे, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो एक रिएक्शन लेके इसको मैं करता है, जैसे रिएक्शन थी कोई एक PCl5, PCl5 क्या दे रहा है, हीट करने के बाद देता है PCl3 प्लस Cl2। इसको लिखने का तरीका क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है तो डेल्टा माइनस डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा क्योंकि PCl3 है, PCl3 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये था आपका डेल्टा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक्सप्रेशन। अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक टर्म डिफाइन होता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं, एक वर्ड है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, इसको बता देता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ROR लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। दो टर्म हम यहाँ पर कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अभी आपने, हम कह सकते हैं कि हमने ये लिखा था कि डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिखा था। अब इसको कैसे कहते हो, रिएक्शन करी हमने, रिएक्शन करी, शुरू रिएक्टेंट हो रहा है, रिएक्टेंट जब खत्म हो रहा है तब मतलब 15 मिनट बाद रिएक्शन क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो 15 मिनट तक हमने क्या किया, 15 मिनट में रेट टाइम हमने 15 मिनट का लिया, और इसमें हमने क्या कर दिया, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको हमने नापी, वो क्या करते हैं, मेजर करी, और मेजर करके हमने रेट ऑफ रिएक्शन कर लिया। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल था, वो टाइम इंटरवल क्या था, बहुत ज्यादा था, कितना था, 15 मिनट। अगर उस टाइम इंटरवल को हम क्या कर दें, कम कर दें, मतलब हम देखें कि तीसरे मिनट में कितनी रेट ऑफ रिएक्शन रही, कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ, 4 मिनट में क्या कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा, या 3 मिनट 2 मिनट में क्या चेंज हुआ होगा। तो एग्जैक्ट अगर हम पता करें टाइम ड्यूरेशन, जो डेल्टा T की वैल्यू है, डेल्टा T की वैल्यू हम क्या कर दें, बहुत ही छोटी लें। उस समय डेल्टा T की वैल्यू क्या और लें, चेंज जो टाइम में है वो क्या लें, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, मतलब बहुत ही कम ले डेल्टा T कि मतलब हम कह रहे हैं कि तीसरे मिनट में कौन सी कितनी कंसंट्रेशन है, या चौथे मिनट में कितनी कंसंट्रेशन है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और डेल्टा की जगह बस क्या करना होता है, डेल्टा की जगह D यूज करना है। तो क्या लिख सकते हैं हम, dr अपॉन dt, डेल्टा की जगह क्या यूज हो जाएगा, D का मतलब होता है स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लार्ज चेंज में, लार्ज चेंज की बात करी जाएगी अगर कोई रिएक्शन है बहुत देर, मतलब एक बहुत टाइम ले रखा टाइम इंटरवल, उसके बीच में चेंज इन कंसंट्रेशन अगर आप निकाल रहे हो तो वो उसको हम बोलेंगे एवरेज। और अगर हमने चेंज इन जो टाइम का, टाइम हमने क्या ले लिया, बहुत ही कम समय का ले लिया, तो मतलब अगर हम डेल्टा T लगभग 0 के करीब ले रहे हैं तो जो रेट निकलेगा उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों को समझो कि कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा है, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कौन अच्छे से इंफॉर्मेशन देता है किसी रिएक्शन की।
तो उसको समझने से पहले आप इतना समझो कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ हम हल्द्वानी से कहाँ जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, ठीक है। अब देहरादून, यहाँ से हल्द्वानी से देहरादून तो गए, और हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस वो कितनी है, ट्रेन में जा रहे हैं, कितनी किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर है, और हम पहुंचे कितने घंटे में, 6 आवर में पहुंचे। कहाँ, हल्द्वानी से देहरादून। तो अगर हम कहेंगे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड आप कहोगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या निकालोगे, 50 किलोमीटर पर आवर की थी, ठीक है। ये तो थी क्या, एवरेज। इसको क्या कहेंगे हम, मतलब हम 300 किलोमीटर हमने कितने आवर में पूरा किया, 6 आवर में पूरा किया, और कितने किलोमीटर की स्पीड से किया होगा, फिर 50 किलोमीटर पर आवर। इसको हम एवरेज बोलते हैं। अब एक बात सोचो, जब हम यहाँ से देहरादून जा रहे हैं तो बीच में बहुत जगह आ रही होंगी, जैसे हल्द्वानी से हम कहाँ पहुंचे, लाल कुआं पहुंचे, तो लाल कुआं में ट्रेन रुकी, लाल कुआं से रुद्रपुर तक ट्रेन गई, वहां पर क्या हुई, स्पीड उतनी तेज नहीं थी, स्पीड मानो कितनी थी, 20 किलोमीटर थी। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ी, तो थोड़े आगे जाने में वहां पर से उसने स्पीड क्या ली, बहुत ज्यादा, द्वार से मान लो कि और ज्यादा स्पीड में थी, वहां से वो 80 किलोमीटर पर आवर थी। लास्ट में जब पहुंचने वाले थे तो वहां पर 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ऐसे करते करते क्या हुई है, स्पीड क्या हुई है, कभी बहुत ही स्लो हुई है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर की चल रही है, कभी 10 किलोमीटर पर आवर की चल रही है, कभी 80 किलोमीटर पर आवर की चल रही है। तो अगर हम ये टाइम ड्यूरेशन देखें कि इस बीच में, मतलब जब ये टाइम हो रहा होगा, इस बीच में कितनी किलोमीटर स्पीड है, तो वो एवरेज वो क्या बता रही होगी, ट्रेन की एक इंफॉर्मेशन दे रही होगी कि इस स्पीड में क्या हो रही है, ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन की एग्जैक्ट स्पीड की किस जगह पे किस तरीके से चल रही है, तो वो कौन बताएगा। कि एक हम कम ड्यूरेशन में हम देख रहे हैं कि लाल कुआं से रुद्रपुर के बीच में स्पीड क्या थी, तो उस हमें पता लगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन पता लग रही है कि एक इंस्टेंट टाइम में कितनी आपकी क्या है, स्पीड है। तो अगर हम हल्द्वानी से देहरादून पूरा देखेंगे तो वो 50 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम देखने जाएंगे स्पीड, तो देखने जाएंगे तो बीच में 20 किलोमीटर पर आवर की थी, कहीं 80 किलोमीटर पर आवर की थी, कहीं कितने किलोमीटर पर आवर की थी। तो इसको हम बोलते हैं कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन क्या करते हैं, कम करते, तो हमें क्या एग्जैक्ट क्या पता लग जाएगी कि टाइम की जो ट्रेन के बारे में हमें पता लगेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर हम ड्यूरेशन क्या कर दें, कम कर दें, इस बीच में देखें या इस बीच में। अगर हम इस बीच में देखें तो हमें क्या मिलेगी, 50 किलोमीटर पर। लेकिन अगर हम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में देखेंगे तो क्या पता लगेगा, हाँ इस समय स्पीड कम थी, इस समय स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन देगा, कि अगर हम एक पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम देख रहे होंगे तो रिएक्शन में भी यही चीज चलेगी, कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब भी यही है कि जब हम क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या करते हैं, कम करते हैं। तो जो रिएक्शन मैंने अभी लिखी थी उसको दोबारा लिख के देखते हैं, किसमें, इंस्टेंटेनियस रेट में। मैंने बोलता डेल्टा की जगह डी यूज करना है। आप PCl5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PCl3 प्लस Cl2। तो अब हम डेल्टा लिख रहे थे, ये तो था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। में एक बार और लिख देता हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है जब हम ये यूज कर रहे होते हैं, डेल्टा PCl5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस प्लस रहेगा डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा Cl2 डेल्टा T। अगर हमें टाइम में अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, माइनस DPCl5 DT लिखेंगे, DPCl3 DT DCl2 DT। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी आपकी क्या, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस में क्या है आपका, ये है तरीका, ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे जिनमें क्या है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब रिएक्शन से पहले जो नंबर से वो रिएक्शन बैलेंस हुई है वो क्या कहलाती है, उसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके लिए क्या है 2, इसके लिए क्या है 4, इसके लिए क्या है 1। जैसे ये रिएक्शन इसके लिए कितनी है 4, इसके लिए कितने हैं 5, इसके लिए 4 है, इसके लिए 6 है। तो ये क्या है आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा तो करेंगे क्या, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, पहली बात तो माइनस तो लगा ही लो, डी
अब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की तरह ही को रेट ऑफ रिएक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, तो dN2O5/dt। अब जो ये कोफिशिएंट है उसको क्या कर दो, इस तरीके से कर दो, अपॉन में लिख दो, ठीक है, इजिकल टू 1 क्योंकि देखो NO2 तो बन रहा है ना, तो DNO2 जो प्रोडक्ट में होंगे, ध्यान रखना जो प्रोडक्ट में होंगे उनमें प्लस साइन होगा, और जो किस में होंगे, रिएक्टेंट होंगे, उनमें कैसा साइन होगा वो मैंने बता दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है उसका जो ये वाला टर्म है वो कैसा है, निगेटिव, उसको पॉजिटिव करने के लिए निगेटिव टर्म यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है, तो dt। तो ये तो आपने ये तो हमने इसको लिख लिया। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन आप भी लिख लो, पहले पॉज करो वीडियो को, उसके लिए पहले लिखो फिर आगे बढ़ना। -1/4 DNS3/dt इजिकल टू -1/5 DO2/dt इजिकल टू +1/4 DNO/dt इजिकल टू +1/6 DO2/dt। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इस तरीके से आपको लिखना होता है, इस तरीके से समझ लो, जो भी आपके कोफिशिएंट आएगा उनको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, अपॉन में रख दो, ठीक है। तो ये है आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। लेकिन ये अभी इसमें एक टर्म और समझाते हैं, एक टर्म और होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, ये वर्ड यूज करते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है इसी तरीके से क्वेश्चन कि रेट ऑफ अपीयरेंस दिया होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। देखो कैसे, रेट ऑफ अपीयरेंस यहाँ पर देखो, इस रिएक्शन में अपीयर कौन हो रहा है, अपीयर हो रहा है NO2 और O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो ध्यान रखना इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, DNO2/dt। इसके लिए कोई भी कोफिशिएंट का यूज नहीं करना। तो अगर आप बोलोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 तो क्या रहेगा, DNO2/dt। वही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसके लिए, O2 के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, DO2/dt, ठीक है। वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका हो रहा है, रिएक्टेंट का ही होगा, तो रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इजिकल टू क्या हो जाएगा, -DN2O5/dt। ध्यान रखना जब भी आपको डिसअपीयरेंस की बात होगी, ध्यान रखना पूरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिसअपीयरेंस कहते हैं, ठीक है। ये पूरी इसको हम डिसअपीयरेंस कहेंगे, कोफिशिएंट का यूज नहीं करना है। तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, किसके लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो NH3 रेट ऑफ अपीयरेंस होगा या डिसअपीयरेंस होगा, क्या होगा, डिसअपीयरेंस होगा। तो क्या होगा, डिसअपीयरेंस होगा। तो डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा फॉर्मूला NH3 के लिए, -DNH3/dt। वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किससे, ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा, -DO2/dt। ध्यान रखना पूरे टर्म का मतलब ये है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि अब तो हो गए प्रोडक्ट, अब कौन से ने, अपीयरेंस ऑफ NO, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO क्या होगा, सोचो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO होगा प्लस DNO/dt। तो रेट ऑफ एक और अपीयरेंस हुआ है रिएक्शन में, वो क्या होगी, ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे, प्लस DO2/dt, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं कि ये वाले इस वाले को हम आगे बढ़ाते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन कैसा मिल सकता है, देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेट ऑफ, इसी रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO दिया हुआ है कितना, 3.6 × 10⁻³ यूनिट क्या होगी, अब बोलो, ठीक है। इसकी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, एक बार सोचते हैं, 10⁻³ होगी, ठीक है, 10⁻⁻। अब इसकी यूनिट सोचो क्या होगी, तो यूनिट क्या होगी, देखो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है।
कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यूनिट क्या होती है रेट की? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है ना, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो ये सेकंड है, तो क्या हो जाएगा? मोल, नीचे आएगा ये, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड का इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट होती है। तो आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। क्या होता है डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला? माइनस DNS3/dt निकालना है आपको। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसको ये निकालना है। अब ये निकालना है, एक और निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 6H2O। ठीक है, ये H2O। ठीक है, ये H2O समझ में आ गया। तो दूसरा निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O। ठीक है, तो पहले अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या ये इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन में DNS3/dt और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है? DNO/dt होता है। ठीक है, तो DNO/dt होगा, DNO/dt की वैल्यू कितनी है? 3.6। तो ये आपकी DNO/dt है। लेकिन और दूसरी जगह क्या है? ये है। तो अगर आप इस इक्वेशन में से 1/4 DNS3/dt अपॉन इजिकल टू किसके बराबर रख देते हो? 1/4 DNO/dt के बराबर रख देते हो, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सही कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस DNS3/dt। ध्यान रखना इसका माइनस चार्ज उस साइड नहीं ले जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है? माइनस DNS3/dt। DNS3/dt नहीं है, माइनस DNS3/dt है। ठीक है, तो DNO/dt की वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे ये नहीं पूछ के क्या पूछा जाता? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O पूछा जाता। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, तो इसको नोट कर लो। ये था आपका किसका? DNS3/dt का। ठीक है, अब आपसे पूछा गया होता रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। तो माइनस नहीं होगा, क्या होगा? प्लस होगा। आपको ये निकालना है DH2O/dt। तो आपने ये रिलेशन और अभी तक ये रिलेशन को चेक किया, ये रिलेशन और ये रिलेशन से वैल्यू निकाली थी। आप किससे निकालेंगे? यहाँ पर H2O होगा, ये रिलेशन और ये रिलेशन से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 DNO/dt। पहले जो निकालते हैं उसको लिख लेते हैं। 1/6 DH2O/dt। ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1/4 DNO/dt। तो कितना आ जाएगा? DH2O/dt कितना हो जाएगा? DH2O/dt इजिकल टू हो जाएगा 6/4 इंटू 3.6 है इंटू 10⁻³ तो कितना आ जाएगा? ये 4 से 4 0.9 आ जाएगा, और 9 5 जा 54 होता है। 5.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, जो आपका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब ध्यान रखना, जब भी कोफिशिएंट होंगे तो उनको अपॉन में लिखना है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है? यहाँ पर आपको ये टर्म्स को जो भी कोफिशिएंट है उनका यूज नहीं करना है। अब हमें नया टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नेचर कैसा होता है? रिएक्टेंट का नेचर होना चाहिए कैसा, जिससे आपको पता लगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या घटेगी। तो देखो दोनों रिएक्शन को देखो, NO+O2 gives 2NO2, CO+O2 gives 2CO2, दोनों ही रिएक्शन एक ही तरीके की है। दोनों रिएक्शन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बट
जो पहली वाली रिएक्शन है वो फास्ट है, वो दूसरी वाली रिएक्शन स्लो है। इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि जो N और O के बीच का बॉन्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपैरेटिवली किससे, C और O से। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी NO की क्या है, कम है। तो NO की कम होने की वजह से NO बॉन्ड जल्दी टूट रहा है और NO2 में कन्वर्ट जल्दी हो रहा है, CO बॉन्ड जल्दी नहीं टूट रहा है। मतलब कह सकते हो कि डिपेंड करता है नेचर पे। एक ही टाइप की रिएक्शन लग रही है ना, ऑक्सीजन से तो रिएक्शन हो रही है, लेकिन दोनों रिएक्शन में फास्ट कौन सी रिएक्शन हो रही है, पहली वाली, दूसरी वाली स्लो हो रही है। दूसरा है कंसंट्रेशन। ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन दोगे उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज करती है। कोई भी रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज करती है। यहाँ तक कि देखा गया है कि जो रिएक्शन का जो रेट है, जो रिएक्शन होती है डबल हो जाती है, ट्वाइस डबल हो जाती है जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर, अगर हमने कोई रिएक्शन चल रही है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कुछ है, और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री अगर उस टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया उस रिएक्शन का, तो आपका जो डबल रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 16 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपको पता ही है कि कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा केमिकल होता है जो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है, रेट को बढ़ाता है, घटाता है, लेकिन क्या नहीं करता, अपने आप को यूज नहीं करता, खुद को कंज्यूम नहीं करता। तो वैसे जनरली जो कैटलिस्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते ही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के नॉर्मली कैटलिस्ट क्या करते हैं, इनके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया, ऑब्वियस बात है, जब भी अभी आप सिंपल सी बात है, अगर कचरे का ढेर बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, अगर आप उसको जला रहे हो और इसको क्या कर रहे हो, फैला दे रहे हो, फैला के जला रहे हो, तो फैला के जलाने में अच्छे से जलेगा या बहुत ही कॉम्पैक्ट करोगे तो ज्यादा जलेगा? जब आप फैलाओगे तब ज्यादा जलेगा ना, तो रिएक्शन जो हो रही है, कंबसन जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा कंपैरेटिवली। जब हमने पूरा का पूरा हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, सारे कचरा क्या करता है, एक संग चिपका के रखे हुए हैं, तो उसमें ज्यादा, उसमें क्या होगा, आपका सरफेस एरिया कम है, तो वो जो बर्न होगा वो इतनी इजीली नहीं होगा कंपैरेटिवली, जिसमें हमने क्या कर दिया, फैला दिया है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। तो ये है आपका क्या, मोर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन में क्या होता है, सॉलिड सरफेस की जरूरत होती है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका रिएक्शन फास्ट होगी। थर्ड है रेडिएशन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं, अगर सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे Cl2 होता है, किसमें टूट जाता है, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में, मतलब फ्री रेडिकल में टूट जाता है। तो ये है आपका प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में आपका क्या है, ये ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया केमिकल काइनेटिक्स का। दूसरा मैंने आपको इसमें इंट्रोडक्शन दिया किसका, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। फिर प्रोडक्ट के केस में इज इक्वल टू के साइन लगाएंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम एट दैट टाइम टेकन। उसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखा था, इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा था। जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, ध्यान रखना वो क्या होती है, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लेकिन तब की बात चल रही है जब ये रिएक्शन में एक्वस सॉल्यूशन चल रहा है। अगर आपका ये गैसेस फेज में होगा तो गैसेस फेज में आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर लेना पड़ेगा। जब प्रेशर की बात आएगी, प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, तो प्रेशर ऊपर अगर आप प्रेशर लोगे तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लोगे, और प्रेशर किसमें लेते हैं आप, एटीएम में। तो प्रेशर एटीएम में और टाइम क्या होगा, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर की बात करी जा रही होगी तो उस समय क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो एटीएम पर सेकंड होगा, ठीक है, या फिर एटीएम सेकंड इनवर्स होगा। डिफरेंट कंसंट्रेशन, जब आपका रेट दो तरीके के होते हैं, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है जिसमें क्या होता है, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होता है, रिएक्शन का टाइम टेकन, जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। इंस्टेंटेनियस में वो टाइम को आप क्या कर देते हो, कम कर देते हो, और अगर वो कम कर दे तो बस इतना सा चेंज करना है। इंस्टेंटेनियस के लिए आपको यूज करना है डी, ठीक है, और एवरेज के लिए डेल्टा, ठीक है। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखे कुछ, जब आपके कोफिशिएंट होंगे तो उनको आपको अपॉन में रख देना है जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कर रहे हो। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन था, तो ये फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। ये वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे हम, तो एक क्वेश्चन देता हूँ, 2a प्लस b गिव्स क्या हो जाएगा, 3c, और आपको रेट ऑफ
रेट ऑफ एपीरियंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ सी दिया हुआ है। तो रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है रेट ऑफ एपीरियंस डिसएपीरियंस ऑफ रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख लेता हूं। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है, -1/2 क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -dB बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 DC बाई डी टी। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी लिखेंगे। ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए -dB बाई डी टी लिखेंगे। इसके लिए रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ बी। ठीक है, तो पहले हम रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ ए निकालते हैं। तो उसके लिए हमें किससे रिलेट करना पड़ेगा, सी से रिलेट करना पड़ेगा। सिंपली है क्योंकि सी दिया हुआ है रेट ऑफ एपीरियंस। तो -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 DC बाई डी टी। समझ में आ रहा होगा ये। तो क्या हो जाएगा, 1/3 DC बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 1.3 इंटू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1.3 इंटू 10 की पावर -4 होगी। वैसे ही अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -dA बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां से आप d बाई डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो क्या कहलाएगी, रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए कहलाएगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, इजी है। इसके बाद तो अब इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना। तो ये तो आंसर आएगा किसका, रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ ए। तो डी अब हमारा निकालना है dB बाई डी टी। तो dB बाई डी टी के लिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो dB बाई डी टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, -dB बाई डी टी इज इक्वल टू कितना, 1/3 DC बाई डी टी। फिर से ये करना पड़ेगा 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -4। जो भी आंसर होगा वो आप लिख लोगे। वो आंसर किसमें आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में। और वो वैल्यू किसकी आएगी, -DC बाई डी टी। और इस DC बाई डी टी को आप क्या कहते हो, dB बाई डी टी, सॉरी dB बाई डी टी कहोगे। और इस dB बाई डी टी को क्या कहोगे, रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ बी। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा लगा तो लाइक भी करो या शेयर करो, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए।